नमस्कार, मैं हूं अवधेश कुमार। कैप्टन सौरभ कालिया, ये नाम उभरते ही जिन्हें करगिल युद्ध की याद हो, उनके शरीर में सनसनाहट, एक साथ क्षोभ, गुस्सा और पीड़ा तीनों पैदा होती है। जिस ढंग से सौरभ कालिया के शरीर को पाकिस्तान ने हमें सौंपा था, उसे देखने के बाद पूरे देश में क्षोभ की लहर फैल गई थी। 6 जून 1999 का वह दिन था जब कैप्टन कालिया और 4 जाट रेजिमेंट के उनके 4 जवानों के शव हमें सौंपे गए थे और पाकिस्तान ने कहा गया था कि उनके शव गड्ढे में गिरे हुए पाए गए थे। ये एक सफेद झूठ था। उनके शरीर पर रॉड से जलाने के निशान थे, सिगरेट से जलाने के निशान थे, उनकी आंखें फोड़ करके निकाल दी गई थी, उनकी हड्डियां तोड़ी गई थी, पूरे शरीर को टुकड़े टुकड़े में काटा गया था। इतनी नृशंसता और दरिंदगी किसी सैनिक के साथ किसी दूसरे देश में कल्पना भी नहीं की जा सकती थी, लेकिन यह पाकिस्तान देश था। लेकिन पाकिस्तान ने कभी यह स्वीकार नहीं किया कि उनकी सेना ने कैप्टन सौरभ कालिया और उनके 4 साथियों के साथ कभी टॉर्चर किया या उनको मारा। यह माना जाता है कि कैप्टन सौरभ कालिया असल में 15 मई 1999 को पाकिस्तान की सेना के द्वारा गिरफ्तार कर लिए गए थे। असल में कैप्टन सौरभ कालिया पहले सैन्य अधिकारी थे जिनको करगिल में पाकिस्तानी घुसपैठ की, उनकी मोर्चेबंदी की खबर मिली थी। वो जब अपने जहाज को ऊपर उड़ा रहे थे तभी उन्होंने देखा और उसकी खबर जाट रेजिमेंट को दी, लेकिन इसी दौरान कहा जाता है कि उनका प्लेन और पाकिस्तानी सीमा में प्रवेश कर गया और पाकिस्तान ने उनको गिरफ्तार कर लिया। कुछ लोग यह भी कह रहे हैं कि उनका प्लेन खराब हो गया, उनको आपात स्थिति में वहां उतारना पड़ा, इसके बाद वो कैद किए गए। लेकिन जो भी हो, पाकिस्तान के इस दावे को किसी ने स्वीकार नहीं किया कि वो कैप्टन सौरभ कालिया दुर्घटना में मारे गए थे। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में उनके साथ दरिंदगी की पूरी बातें साबित हुई थी और पाकिस्तान की एक सैनिक ने स्वयं पाकिस्तान के मीडिया को दिए हुए इंटरव्यू में भी स्वीकार किया था कि निश्चित रूप से उन सेना के उनके साथ जो है टॉर्चर किया गया था और अमानुषिक व्यवहार हुआ था। वो अभी भी यूट्यूब वीडियो पर वो उपलब्ध है, उस सैनिक का बयान। लेकिन अब प्रश्न है कि इस समय जो सरकार की ओर से राज्यसभा में मंत्री जनरल बीके सिंह जी ने कहा है, वो 2 बातें कही है। राज्यसभा में सांसद चंद्रशेखर ने उनसे प्रश्न किया था कि क्या कैप्टन सौरभ कालिया का मामला सरकार अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र संघ मानवाधिकार आयोग में ले जाएगी और क्या इसे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में ले जाया जा सकेगा। इसके जवाब में सरकार का कहना था कि इस पर काफी सोच विचार हुआ है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में मामला ले जाने की स्थिति में नहीं है। ध्यान रखिए कि जब सौरभ कालिया के पिता ने 2012 में सुप्रीम कोर्ट में मामला दायर किया था और कहा था कि सरकार को आदेश दिया जाए कि इसको इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस यानी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में ले जाए, तब भी उस समय की यूपीए सरकार का भी लगभग यही मत था। हाँ, उसने एक बात जरूर कह दी थी कि कूटनीतिक रूप से इस समय ये स्थिति ठीक नहीं होगी, इससे अनावश्यक हमारे पाकिस्तान से संबंध खराब होंगे और इससे निकलने वाला कुछ नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में ले जाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। ये सच है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में अगर कोई देश जाने को तैयार नहीं हो तो उसको आप ले जा नहीं सकते। पाकिस्तान इसके लिए तैयार नहीं है। वैसे भी हमारे जो मामले हैं वो जब भी इंटरनेशनल फोरम पे गया है वो मामला लटक गया है, उसमें कई प्रकार के एस्पेक्ट्स जुड़ गए हैं। इसलिए कश्मीर के मामले को किसी भी इंटरनेशनल फोरम पर ले जाने से के पहले 100 बार सोचने की जरूरत पड़ती है और देश वो सोचेगा। लेकिन इसको दूसरे रूप में भी कहा जा सकता था। सवाल यह है कि केवल इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से ही जस्टिस मिलेगा, ये कैसे संभव है। और ये सच है कि 1999 में खास करके इस जब करगिल युद्ध के तुरंत बाद सितंबर 1999 में जब न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र संघ का सम्मेलन हुआ था, तो प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में जो शिष्टमंडल वहां था उसने भी अपने तरीके से मामले उठाए थे। अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी को इसको बताया गया था और संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग को बाजाप्ता लिख के दिया गया था दस्तावेज सहित। उस समय मानवाधिकार तक का यह मामला था।
लेकिन जहां तक इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का सवाल है तो निश्चित रूप से मेरा भी मानना है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में ये मामला ज़्यादा टिकने वाला नहीं है। सारे सबूत पाकिस्तान के पास हैं और पाकिस्तान ये स्वीकार करने को तैयार नहीं होगा कि उसके सैनिकों ने टॉर्चर किया था और हमारे सामने कई प्रकार की पेचीदगियां पैदा होंगी। लेकिन इसका ये अर्थ नहीं है कि कैप्टन सौरभ के कालिया के मामले को हम इस प्रकार से कह दें कि हम उसको ठंडे बस्ते में बंद कर रहे हैं। पाकिस्तान के साथ बातचीत के हर फोरम में इसको उठाया जा सकता है। सरकार इस पर आक्रामक होकर बोल सकती है कि पाकिस्तान ने जिस ढंग से सौरभ कालिया के साथ दरिंदगी की उनके साथियों के साथ, उसको ये देश भूला नहीं है और उसका, लेकिन हम चूंकि उस प्रकार से दरिंदगी नहीं कर सकते हैं। हमारे पकड़ में भी करगिल दौरान के जहां उनके सैनिक आए थे, लेकिन हमने उनको सौंपा था। लेकिन ये मत भूलिए कि पाकिस्तान ने आरंभ में ये स्वीकार ही नहीं किया कि करगिल में उसके सेना ने घुसपैठ की है। जब भारत ने आक्रमण शुरू किया, भारत के साथ भी समस्या थी, चूंकि पाकिस्तान इसको स्वीकार नहीं कर रहा है इसलिए उसकी सीमा का हम उल्लंघन नहीं कर सकते थे। इसलिए करगिल युद्ध अन्य युद्धों से बिल्कुल अलग था। यहां अपने क्षेत्र को उनके पाकिस्तानी घुसपैठ से खाली भी कराना था, उनके साथ युद्ध भी लड़ना था और साथ ही साथ इतना संयम और धैर्य भी रखना था, संतुलन भी बनाए रखना था कि हम उनकी सीमा का अतिक्रमण नहीं कर सके। और उस समय के राजनीतिक नेतृत्व ने और उनके आदेश में सेना ने इस संयम का परिचय दिया। हिंसा और संयम में प्रायः दो ध्रुवों का रिश्ता होता है, लेकिन हमारी सेना ने उस समय इस दो ध्रुव के रिश्ते को एक ध्रुव बना करके दिखाया था। इसीलिए करगिल युद्ध का हमारे लिए विशेष महत्व है। लेकिन हम न भूलें कि करगिल युद्ध में पाकिस्तान को करारी हार का सामना करना पड़ा और बहुत समय बाद में जाकर के भारत का यह आरोप साबित हुआ कि दरअसल मुजाहिदीन के नाम पर मुजाहिदीनों के साथ साथ पाकिस्तान की सैन्य, खासकर जो नॉर्दर्न जिनको कहा जाता है रेजिमेंट पाकिस्तान की, उनकी बाजाब्ता घुसपैठ कराई गई थी। क्योंकि जारे में पाकिस्तान के साथ परंपरागत सहमति के आधार पर हमारे सैनिक उन पोस्ट को छोड़ करके वापस चले आते हैं और उस पर कोई नहीं जाता है। उसी का लाभ उस समय के तत्कालीन सेना प्रमुख जनरल परवेज मुशर्रफ ने उठाया और अपनी अत्यंत ही घृणित योजना से घुसपैठ ऐसी इस तरह से कराई कि भारत रणनीतिक रूप से कमजोर हो जाए। और मुशर्रफ आज भी ये कहते हैं कि हमने जो सफलता पाई थी सैनिक की रणनीतिक दृष्टि से, उसको उस समय के राजनीतिक नेतृत्व यानी नवाज शरीफ ने गंवा दिया था। और उनको बार बार ये आरोप लगाते रहते हैं क्योंकि अमेरिका और दुनिया का दबाव पड़ा था नवाज शरीफ पर। तो इसलिए ये तो मैं नहीं कह सकता हूं या कोई नहीं कह सकता है कि सौरभ कालिया की शहादत व्यर्थ गई थी, क्योंकि हमारे पास जो है वो जो आंकड़े हैं उनमें 496 भारतीय सेना मारे गए थे। ये 5 अकेले नहीं थे। आप सब जानते हैं कि 496 भारतीय सेना के अलावा ये 5 मारे गए थे, यानी कुल मिला के 501 जवान हमारे शहीद हुए थे। लेकिन पाकिस्तान की जो रिपोर्ट बताती है, उनके इंटरनल रिपोर्ट की जो हम लोगों को जानकारी मिली थी, उसके आधार पर कम से कम 735 सैनिक जरूर मारे गए थे। हालांकि वहां के पूर्व सैनिक ने कई बार पूर्व सैनिकों ने दावा किया कि 2000 से ज्यादा सैनिक मारे गए। स्वर्गीय बेनजीर भुट्टो और नवाज शरीफ कहते रहे कि 3 से 4 हजार हमारी सेना उसमें मारी गई थी। तो ये नहीं है कि पाकिस्तान को हमने सबक नहीं सिखाया या कैप्टन सौरभ कालिया के साथ जो दरिंदगी हुई उसका हम दरिंदगी से जवाब तो नहीं दे सकते थे, लेकिन उनकी शहादत को उनके सैनिकों ने प्रतिशोध के रूप में पाकिस्तान के समक्ष थाल में लेकर के हार के रूप में प्रस्तुत नहीं कर दिया। तो ये और उनके एक जो उनके सैन्य अस्पताल थे, स्कार्दू के, रावलपिंडी के, लाहौर के, सब घायल सैनिकों से भर गए थे चारों ओर। और शुरू में पाकिस्तान ने, ना भूलिए, कि अपने सैनिकों का शव लेने से इनकार कर दिया था, क्योंकि इसके बाद उसको मानना पड़ता कि दरअसल घुसपैठ सेना ने की है। तो वो सैनिक जो हमारे यहाँ उनके दफन किए गए वो भी दरअसल उन्हीं के थे और वो भी उनके मरने वालों की संख्या में जुड़ जाती है। लेकिन कम से कम आज ये स्थिति है कि हम और इस समय जो सरकार है वो एक स्टैंड ले सकती है इस पर कि सुप्रीम कोर्ट को बता सकती है कि यद्यपि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में समस्याएं हमको आएंगी, लेकिन हम इस मसले को छोड़ने वाले नहीं है। संसद में जो जवाब दिया गया है वो दूसरे तरीके से दिया जा सकता था और उसके आधार पर इतना हंगामा नहीं होता। हालांकि कांग्रेस को इस पर हमला करने का इसलिए अधिकार नहीं है कि उसने इस मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया, पाकिस्तान से संबंधों का हवाला तक दे दिया था उसमें।
लेकिन 25 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। नरेंद्र मोदी सरकार चाहे तो इसमें अपने वक्तव्य से इस वक्तव्य के की जो क्षति हो रही है उसकी भरपाई कर सकती है। देश की भावनाओं का उसको ध्यान रखना पड़ेगा और इस मुद्दे को चाहे जिस तरीके से हो पाकिस्तान के समक्ष उठाना पड़ेगा। सैनिकों को यह विश्वास दिलाना पड़ेगा कि हमारी सैनिकों के साथ कोई अगर दरिंदगी करेगा तो उसको भारत भुला नहीं सकता है, उसका उत्तर किसी न किसी रूप में दिया जा सकता है। लेकिन साथ ही मैं यह भी कहूंगा कि भारत एक परिपक्व देश की तरह, एक संयमित देश की तरह, एक संतुलित देश की तरह व्यवहार करे। जिस मामले में बहुत कुछ होना नहीं है, जिस मामले में केवल भावनात्मक उफान खड़ा करना है, केवल उसके आधार पर अगर हम विचार करेंगे तो फिर हम सही और ठोस स्टेप नहीं ले पाएंगे। इस समय भी हमारी सेना सीमा पर और अंतरा और नियंत्रण रेखा पर बहुत ही परिपक्वता का परिचय देते हुए पाकिस्तानी सेना के उनके घुसपैठियों के दांत खट्टे कर रही है, आगे भी करती रहेगी। और हमें उम्मीद है कि देश का राजनीतिक नेतृत्व जो भी होगा वो सैनिकों का सिर नहीं झुकने देगा। धन्यवाद।